चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक इनमें से कौन थे। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए हिंदुस्तान के जो संपादक रहे हैं इनमें से कौन रहे हैं। आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए इसका आंसर क्या बनेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत लोगों को यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, है ना। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका थर्ड हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय जो कि 1887 में हिंदुस्तान के संपादक के रूप में अपना एक कैरियर की शुरुआत किया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए हिंदुस्तान टाइम्स के अध्यक्ष भी आपके रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से कौन हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है उनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए इलाहाबाद जो आपका विश्वविद्यालय है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। हालांकि स्कूल के रूप में यहाँ पर अलीगढ़ जो आपका था इसका पहले से क्या हो गया था, एक स्कूल के रूप में था, एक विद्यालय के रूप में था, एक प्रकार से छोटी संस्था थी। लेकिन जब क्या होता है किसी भी स्कूल या किसी भी ब्रांचें अगर 5 से 6 ब्रांचें हो जाती हैं तो उसको फिर एक महाविद्यालय के रूप में होता है। फिर उसकी जब और संस्थाएं होती हैं तो उसको हम लोग विश्वविद्यालय के नाम से रख देते हैं। तो हम लोग कहेंगे पहला यही विश्वविद्यालय जिसका विश्वविद्यालय था। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। देखिए फैजाबाद में यहाँ पर एक संगीतकार थे जिन्होंने टप्पा शैली का विकास किया। यहाँ पर देखा जाए इनका नाम है मुस्तरी बाई। क्या नाम है, मुस्तरी बाई। इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मुस्तरी बाई इसका आंसर बनेगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में आपका संरक्षित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए कहां पर आप कहेंगे सर जी सारनाथ, जिसका ऑप्शन ए बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। वैसे अगर आपसे पूछे कि अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं तो आप कहेंगे 4 एशियाई शेरों की मूर्ति आपकी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सामने दिख रहे हैं उसमें सिर्फ 3 है, एक पीछे आपका संग्रहालय है जो कि आपके कहां पर है, आपके सारनाथ संग्रहालय में इसको सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। कह रहा है चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जोजाक भुक्ति क्षेत्र के नाम से या जयहोटी के नाम से जानते थे। देख सकते हैं क्वेश्चन आपके पूछे भी गए थे, है ना। यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर में, और 5 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये है आपका बुंदेलखंड। याद रखिए बुंदेलखंड जब चंदेल शासक हुआ करते थे उस समय देखा जाए तो बुंदेलखंड का जो पहले नाम था वो जो भुक्ति या जोजाक भुक्ति या जेजा प्रांत के नाम से जानते थे, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। देखा जाए तो चंदेल शासकों के जो शिलालेख हैं उनके अनुसार इसका नाम जेजा से ही लिया जाता था, है ना। इसके बाद जय शक्ति आए, उनका उपनाम हुआ, धीरे धीरे इसका परिवर्तन होने लगा और नया नाम भी देखने को मिल गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का जो भी है श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। सिंपल सी बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आपके रहे हैं इन्होंने महिलाओं के लिए एक पत्रिका निकाली थी। इस पत्रिका का नाम है बाल बोधनी। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल बोधनी। 9 जनवरी 1974 लगभग आपका था। यहाँ पर देखिए 1947 दिया है, बाकी होना चाहिए 74 में होना चाहिए। ठीक है ना। याद रखिए महिलाओं के लिए तैयार किया गया था बाल बोधनी। डेट नहीं देता है तो परेशान नहीं होना है, बस याद रखना है कि भैया आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था बाल बोधनी। ठीक है ना। क्योंकि परिवर्तन हो सकता है कि ईस्वी में आपको कभी इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, बाकी फोकस जिस पर है उसको जरूर करना है। कह रहा है प्रसिद्ध सितार वादक इनाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर देखो दिया गया है इनायत खां का जो संबंध है आपके किससे है, तो भैया इनका संबंध है आपके इटावा घराने से। कहां से है, इटावा घराने से। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने आगरा के पास एक छोटे से गांव पर इमदार घानी घराना, है ना, जो कि एक प्रकार से इटावा या स्कूल बोला जाता है। घराना मतलब एक प्रकार से स्कूल कहते हैं, समझ रहे हैं ना। घराना शब्द हम लोग पढ़ते हैं, घराना मतलब होता है एक प्रकार से स्कूल। यहाँ पर शिक्षा वगैरह इन्हीं को यहाँ से मिली इसलिए इसको बोल देते हैं एक घराना या इसको स्कूल बोल देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहीं से सिखाने की परंपरा आपकी शुरुआत हुई थी। अगला गौतम बुद्ध की माँ
देवदाह राज्य के शासक परिवार से संबंधित थे, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका जिले में है। अर्थात ये जो आपका दिया देवदाह जो राज्य है ये वर्तमान में देखने को मिलता है, कहाँ मिलेगा, तो ये आपके देवरिया से संबंधित है। कहाँ से? देवरिया, मतलब जो उनकी माता थी महामाया, यानी ये देवदाह के एक शासक परिवार से संबंधित है। अब देवरिया जिले में आपका है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ दत्ते ने संपादित किया था। ये बताइएगा कि 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमने बताया था भैया ये है आपका बनारस अखबार, ये उत्तर प्रदेश का पहला अखबार है दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला अखबार है, याद रखिए, गोविंद रघुनाथ दत्ते ने प्रकाशित किया था दोस्तों। ये हिंदी में आपका था, ये भी याद रखना है, हिंदी में था। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एटा में इसका आंसर आपका आएगा, थर्ड नंबर एटा जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, कासगंज होता तो हम लोग जिला कह देते हैं, ठीक है, एटा कासगंज जैसे होता है, लेकिन सब कुछ साथ में नहीं देता। बाकी हम कहेंगे कि सर जी कासगंज क्या कस्बा है, एटा एक जिला है, और यहाँ पर कह सकते हैं इनका गाँव तो आपका भी मिलेगा ही मिलेगा। कह रहा है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश की स्थित है। बहू बेगम का मकबरा ये कहाँ पर है? बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका डी दिया गया है फैजाबाद, अर्थात जिसे हम लोग वर्तमान में अयोध्या के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्यारी पत्नी के याद में ये बनवाया था, है ना। फैजाबाद की सबसे ऊंची इमारतों में से इसका एक उल्लेखनीय नाम है, वास्तुकला का भी उल्लेख यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वेरी गुड। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है 12 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर 1937 से लेके 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से, कहेंगे सर 12 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये है आपका संयुक्त प्रांत। क्या हो जाएगा? संयुक्त प्रांत जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और हमने कहा कि भैया जब देखा जाए 1950 की बात आई है तो आप कहेंगे डेट बताइए सर, तो 24 जनवरी। हमने कहा सर 24 जनवरी 1950 को इसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था, है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया मनाना किसने स्टार्ट किया था, उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरुआत किसने किया था, तो आपकी योगी सरकार ने यहाँ पर स्टार्ट किया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय लिया था 24 जनवरी से, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है। देख सकते हैं कि प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, और हमने कहा यूपी जीके जो आपकी होती है, अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन लगभग वहीं से आपके फंस जाते हैं, क्योंकि यूपी जीके का एक टाइटेरिया बहुत लंबा नहीं है कि नहीं, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हालांकि हिस्ट्री में जैसे हम लोग जाते हैं बहुत दूर तक चले जाते हैं, 1857 क्रांति, फिर इतने ढेर सारे राजवंश हो गए, ये सब नहीं है। एक यूपी जीके का एरिया बिल्कुल लिमिट है, और इस लिमिट को आपको बड़ा अच्छी तरीके से कवर करना है ना, क्योंकि एक भी नंबर बाहर नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ लिमिट में है उसको पूरी तरीके से दबोच लेना है। देखो ये बारिश के मौसम में गाया जाने वाला जो गीत आपका है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये है आपका कजरी। क्या है? कजरी हो जाएगा, कजरी इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। महिलाओं के द्वारा गाया जाता है ना, बरसात के समय में। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत इनमें से कौन सा है। अब बात आई है बुंदेलखंड का, तो हमने कहा सर बुंदेलखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ये आहला है ना। आहला जो आपका है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित एक लोकप्रिय लोकगीत आपका है। राजा परमल का आपने नाम सुना होगा, उनकी सेवा करने के लिए 2 भाई थे, आहला और उदल, है ना। उनकी वीरता का वर्णन दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है, इसमें मिलता है। क्लियर है? यहाँ पर आइए और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय इनमें से कौन सा है। चलिए, वेरी गुड। बस यही टारगेट लेकर चलना है कि सर मुझे हिंदी में 37 में से 35 के ऊपर लाना है, जीके में मुझको कम से कम जब गिरी हालत हो तो 25 के ऊपर लाना ही लाना है। और रीजनिंग में आपसे बोलेंगे सर जी रीजनिंग की अगर बात करें कि रीजनिंग में 55 से, तो आप समझो कि गिरी हालत में हमको 45-46 लाना है। बस इतना टारगेट ले लो, ऑटोमेटिक सब कुछ सुधर जाएगा।
देखो भैया विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय जो आपका है 15 नंबर में आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ये है आपका राज्य संग्रहालय जो कि आपका लखनऊ है। ठीक है, कौन है, उत्तर प्रदेश के हजरतगंज जिले में स्थित है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा सबसे पुराना ये बहुउद्देशीय संग्रहालय है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना सबसे बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो कि स्थापित किया गया था। दोस्तों ये किया गया था 1863 में। कब किया गया था, तो 1863 में इसको स्थापित किया गया है। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था, और झांसी में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था 17 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 17 का ऑप्शन बनेगा रानी लक्ष्मीबाई। क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। देखा जाए 22 वर्ष की रानी ने झांसी को अंग्रेजों को सौंपने से इंकार कर दिया था। कितने वर्ष की थी, 22 वर्ष की थी। और देखा जाए ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ निडर होकर लड़ाई थी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका उत्तर प्रदेश के सर सैयद अहमद खां द्वारा प्रकाशित की गई थी। सर सैयद अहमद के द्वारा प्रकाशित की गई, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस पत्रिका का नाम है तहबीज अल अखलाक। क्या है, तहबीज अल अखलाक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ये नहीं लगाना है, आप यंग इंडिया लगाने लगो। हमने कहा जब यहाँ पर दिया गया है सैयद अहमद खां तो थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसा नहीं कि जीवन में जो आपने पढ़ा है उसी को मार दीजिए। तुक्का भी मारने का एक तरीका होता है, एक तजुर्बा होता है कि तुक्का हमको कब मारना है, कैसे मारना है, क्यों मारना है, ये भी तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन मारना है, ठीक है ना, क्या तैयारी है। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे इनमें से क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो सर सैयद अहमद खां थे, जो कि 3rd नंबर आपका दिया गया है, सर सैयद अहमद खां इसका जो आंसर है यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। मुसलमानों के लिए और बौद्धिक सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना यहाँ पर हुई थी, और आंदोलन का नाम भी इस तथ्य से ही निकाला गया था। ठीक है ना, अलीगढ़ शहर से था विशेष रूप से। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। वेरी गुड। यहाँ पर देखो लोक नृत्य दिया है और हमने कहा सर लोक नृत्य जो दिया है वो आपका चरकुला लोक नृत्य है ना। चरकुला जो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में, कहाँ पर पूछेगा भी कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर ये ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें महिलाएं जो होती हैं अपने घूंघट वाले सिर पर, है ना, एक गोलकार लकड़ी का पिरामिड होता है, उसमें ढेर सारे आपके तेल के दीपक होते हैं, उसको अपने सर पर रखकर, और ढेर सारे मतलब होता है ये भी अगर पूछ ले कभी ना तो बताना 108 दीपक को उसमें रखती हैं और अपने सर के ऊपर रखती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य भी करती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। वाराणसी जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर ए नंबर आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछे गंगा के कौन से तट पर है, ये अगर पूछे कि भैया जैसे आपकी गंगा है, अब गंगा जो आपकी गंगा के कौन से तट पर है ये भी पूछ सकता है कि गंगा के बाएं साइड में है या दक्षिणी तट पे आपका है। तो याद रखिए यह मंदिर जो है ये गंगा नदी के पश्चिमी तट पर आपका है। क्या है, पश्चिमी तट पर आपका है। दोस्तों ये शिव मंदिरों में सबसे पवित्र यही माना जाता है, शिव मंदिरों में सबसे पवित्र यही माना जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है यहाँ पर देखिए कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कथक। इसका जो ऑप्शन है आपका 3rd नंबर है, राइट हो जाएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो ये जो कथक शब्द है उत्पत्ति हुई है खानाबदोश मंडलों से हुई है जिनमें कथाकारों द्वारा संस्कृत में कथक कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश में चित्रकारी कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान प्राप्त किया था। तो उत्तर प्रदेश में जो चित्रकारी की कला अपने चरम पर पहुंची थी वो किसके समय पहुंची थी। 23 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर 23 को ऑप्शन बनेगा 1st नंबर है, ये आपके जहांगीर के समय, किसके समय, जहांगीर के समय आपकी पहुंची थी। थोड़ा दिमाग लगाइए, हमने कहा दिमाग जब यूज करेंगे 100% दिमाग आपका कवर करेगा। हमने कहा चरम पर दिया है, चरम मतलब होता है अपने चरम पर बिल्कुल पहुंच गई और उसके बाद धीरे धीरे क्या अस्तित्व को खत्म भी हुआ। स्टार्टिंग जो आपकी हुई वो आपकी हुमायूं ने किया था, लेकिन अपने चरम पर अपने सौंदर्य के लिए आपका जहांगीर का समय आपका बहुत अच्छी तरीके से जाना गया।
तो यहाँ पर स्टार्टिंग पूछता है तो हुमायूं और चरम पूछता है तो आपको जहांगीर बताना है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा विकास देखिए आपको स्थापत्य में हुआ तो आपके शाहजहां के समय तो स्वर्ण युग भी आपका हुआ था। तो कुल मिला के यहाँ पर जो चरम पूछे तो आपको जहांगीर लगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर आपका है। यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ये जो आगरा का किला है, क्या आगरा का किला है, ये आपके 1983 में, ये डेट याद रखना है कि 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था, है ना। और देखा जाए तो आपके अकबर ने इसको 1565 से लेके 1573 के बीच में इसको बनवाया भी गया था, ठीक है। क्लियर हो गया है। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या बनेगा, थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो आपका है इनमें से क्या बन सकता है। नमस्ते भैया, नमस्ते। देखो भैया दिया उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है 25 नंबर में, आप कहेंगे सर ये है आपका सारस, जिसे हम लोग क्रॉच के नाम से भी जानते हैं, है ना। और ये पक्षी अपने उत्तर प्रदेश में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, काफी राज्यों में मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। आप कहेंगे सर जी इसको दलदली मृग भी कहते हैं। याद रखिए ये जो आपका है ना, जिसे बारहसिंगा कहते हैं, इसको दलदल का मृग भी कहते हैं। ये दलदली जगह में देखने को ज्यादा मिलता है ना, इसलिए इसको दलदल मृग भी कहते हैं, है ना। और दलदली हिरण अन्य भारतीय हिरण प्रजातियों में से एक माइनस अलग थोड़ा सा होता है। इसके सींग में 3 अधिक शाखाएं होती हैं, 12 सींग इसलिए आपकी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और उसमें से फिर आपकी कौन सी है। चलिए तो भैया आप कहेंगे सबसे पहले तो आपकी हिंदी है, इसके बाद दूसरी कौन आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उर्दू आ जाएगी। इसका जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी देखा जाए तो भैया विश्व भर में, अपने भारत में विश्व भर में देखिए तीसरे नंबर में आपकी आती है। तो कहेंगे हिंदी तो आपकी प्रथम हो गई और दूसरी आपकी राज्य भाषा हो गई कौन, तो आपकी उर्दू जो कि एक सह भाषा हो गई। सह मतलब होता है सहयोग देने वाली भाषा। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर है। ये क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया गया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर हमने बताया कि सर इसका आंसर आपका डे हो जाएगा ताजमहल, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर आपका है। भारत माता मंदिर, देखिए ऐसा कोई देश है जहां पर उस देश के नाम पर कोई मंदिर हो, नहीं। कहेंगे भारत एक ऐसा देश है, भारत के नाम पर भारत माता मंदिर रखा गया है, जो कि वाराणसी में महात्मा गांधी जो आपकी काशी विद्यापीठ है उस परिसर में है। इसमें कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं है। इस पर भारत जो आपका है अविभाज्य भारत, अविभाज्य मतलब समझ रहे ना, वो भारत जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, वो भारत जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, वो आपका भारत इस पर बना हुआ है, संगमरमर से आपको बनाया गया है ना। और ये भारत माता को समर्पित है, पूरी दुनिया में अपनी तरह का अकेला एक यही मंदिर आपका है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर आपका मनाया जाता है। आप कहेंगे सर ये आपका कौन है, तो यमुना है, गंगा है, सरस्वती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। कहते हैं इस त्योहार में पानी में डुबकी लगाकर ही मनाया जाता है। जब तक आप जाए और डुबकी न लगाए तो भी कोई मतलब नहीं है, आपको गंगा मैया में डुबकी जरूर लगाना है, ठीक है ना। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए कह सकते हैं कि ये जो आपका कुंभ मेला है भारत में 4 जगह लगता है। कितने जगह, 4 जगह लगता है। हमने कहा नहाने जाते हैं तो आप नहाइए, NAHU नहाऊं, है ना। नासिक, इलाहाबाद अथवा प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, 4 जगह आपके लगते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस स्थित आपका है। तुलसी मानस दोस्तों आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो 31 को ऑप्शन बनेगा, बी नंबर आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है, तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित आपका है ना। और देखा जाए तो जो आपके कवि थे गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस का मूल रूप यही स्थान से शुरुआत भी किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका है। कितना आसान है, आप कहेंगे श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर आपके कहां पर है, तो भैया आप कहेंगे मथुरा में है। देखा जाए इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और भैया यहाँ पर हिंदू देवता जो आपके कृष्ण का जन्म होता है। और यहाँ पर अगला, अच्छा बनवाया किसने था, तो कहा जाता है जो आपके कृष्ण भगवान के परपोते हैं वज्रनाथ वज्रनाभ ने बनवाया था।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का उत्सव मनाया जाता है। अब इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कहेंगे सर आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष धरोहर में शामिल किया गया था। हमने कहा पेपर कठिन कब होता है, बता सकते हैं? इतने स्टूडेंट हैं कि पेपर कब कठिन होता है। अगर यूपी के अगर आपके एग्जाम में आती है तो यूपी के कठिन कब हो सकती है? कठिन तब हो सकती है जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, जवाब से ईसवी पूछी जाए, जवाब के नाम पूछा जाए, तब पेपर कठिन हो जाता है। बाकी अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए तो बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि भैया फतेहपुर सीकरी कहाँ है, किसने बनवाया था, ये सब आसान होते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन कठिन हो सकता है जब इसे इस भी पूछ लेता है ना, या पूछ ले कि भैया मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट जो पूछेगा जो कि आपके दिमाग में वो घूम नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है तो आप कहेंगे सर 1986 में 1986 में इसको शामिल किया गया था। अगर पूछे स्थापना किसने करवाया तो आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1569 में महान जो मुगल सम्राट रहे अकबर, उन्होंने करवाया था। अकबर एक ऐसा शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था, है ना, अकबर एक ऐसा शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसकी नीतियां अच्छी थी। इसका जो पालन पोषण हुआ हिंदू और मुस्लिम के बीच हुआ, इसलिए दोनों तरीके से अपने प्रभाव को प्रदर्शित करता रहा। जीवन भर हमेशा हिंदू और मुस्लिम एकता के रूप में देखता रहा। कई मेले भी लगवाया, हिंदू और मुस्लिम को हमेशा एक नजर से देखने का प्रयास किया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आगरा के किले को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो आगरा का किला अभी हमने बताया भैया, आगरा का किला तो आप कहेंगे सर 1983 में। कब? 1983। इस ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर ए राइट हो जाएगा, और अकबर के शासनकाल में बनवाया गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन से स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा आपका संरक्षित है। तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा था, फतेहपुर सीकरी यहाँ पर जो आपका दिया है ये कब आपका बनाया था। अभी इसी पर बात पर हुई थी कि भैया यहाँ पर देखिए जो आपका फतेहपुर सीकरी है इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया। चलिए, क्या आपको याद है? अपने दिमाग पर फोकस करिए कि सर ने अभी इसी बात पर रिपीट किया था। हमने कहा यहाँ पर जो आपका 1986 है, क्या है? 1986, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर है। कहेंगे सर आंसर तो आपका पहला ही मिल चुका है, उत्तर प्रदेश में आपके वाराणसी में है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। और हमने बताया था कि गंगा है और गंगा नदी के किस तट पर है, बताइएगा। इस बात पर हमने फोकस किया है। हमने कहा जब बिल्कुल टाइम होता है तो ऐसे पढ़ना चाहिए, हर एक पॉइंट को दिमाग में लेते हुए चलना चाहिए ताकि क्वेश्चन छूट ना पाए। अब ये बताइए, हमने बताया कि भैया आप काशीनाथ जो विश्व मंदिर है ये गंगा नदी के कौन से तट पर है? पश्चिमी तट है। वेरी गुड, ये आपका है पश्चिमी तट पर। आपका इस बात को बिल्कुल नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना। ये नॉलेज के लिए भी ले लीजिए। हमने कहा कुछ चीजें होती हैं जो नॉलेज के लिए होता है, कुछ चीजें एग्जाम के लिए होती हैं, कुछ चीजें हमें एक बड़े अच्छे लेवल में जाने के लिए होती हैं, कुछ चीजें हमको क्या होता है कि हमको लगता है कि हम भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो ऐसी चीज के लिए अपनी छोटी छोटी बातों को जरूर रट लेना चाहिए। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग जो आपकी भारत की आबादी का है लगभग कितना % है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 16.4%। 16.4% लगभग आपका है, बाकी 16.16% भी आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए अगर हम आपसे पूछे जनघनत्व कितना है, जनघनत्व मतलब होता है कि सर जी मतलब देखा जाए अगर इतना उत्तर प्रदेश है तो इसमें जनसंख्या कितनी है, मतलब एरिया में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। तो भैया 828 जो घनत्व आपका है 828 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये जनघनत्व की बात हो रही है, लिंगानुपात की बात नहीं हो रही है। हम लिंगानुपात की बात करते तो हम लोग बात दूसरी करते। यहाँ पर आपसे जनघनत्व मतलब होता है, घनत्व मतलब होता है क्या, पास पास में कोई चीज रह रहे हैं। इतने उत्तर प्रदेश में लोग पास पास में रह रहे हैं, मतलब 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर देखा जाए प्रति किलोमीटर आंकड़ा निकाला जाता है तो 828 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोड किनारे 1 किलोमीटर बने हों घर, एक एरिया को निकाला जाता है उसी प्रकार से, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 828 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आपके व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क जो बन गया है ये बन रहा है कहाँ पर बन रहा है। तो आप कहेंगे सर ये बन रहा है आपकी इटावा में। कहाँ बन रहा है? इटावा में बन रहा है। ये लायन सफारी वन्य जीवों के पार्क के लिए है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जानता है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है?
वेट बताइए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर जी पूर्व का ग्रास के नाम से किसको जानते हैं? हमने कहा पूर्व का ग्रास, दोस्तों याद रखिए ये है आपका कन्नौज। कौन है ये? कन्नौज। इसका आंसर राइट हो जाएगा। कन्नौज आपका गोरख नहीं है, ये पूर्व का ग्रास कहते हैं कन्नौज। अब ये क्यों कहा गया है, इस कहानी को थोड़ा सा बस 10 सेकेंड। हमने कहा ग्रास शब्द जो आपका मिला है ना, ग्रास, ये आया है फ्रांस से। फ्रांस में एक शहर है जिसे दुनिया की इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। क्या? फ्रांस में एक शहर है ग्रास, और इस ग्रास को कहते हैं दुनिया की इत्र नगरी कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस ग्रास को उत्तर प्रदेश के कन्नौज को इत्र नगरी के रूप में जाना गया है। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज है इसको भी इत्र नगरी के उद्योग के कारण इसको पूर्व के ग्रास के रूप में जानते हैं, क्योंकि फ्रांस तो आपके पश्चिम में चला जाएगा, ये आपके भारत में पड़ता है जो कि आपके पूर्व क्षेत्र में, तो इसके लिए इसको पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए यहां पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुरादाबाद के कार्य के लिए प्रसिद्ध है जिसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया है। हमने कहा हस्त मतलब होता है हाथ से निर्मित की गई वस्तुएं, कोई ये ऐसा नहीं होता है कि मशीन से निकाला जा रहा है फटाफट, नहीं, ये हस्त मतलब होता है हस्तकला, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पूरा कहीं ना कहीं देखा जाए अपनी डिजाइन या कुछ भी होते हैं, हाथों का सहारा ज्यादा होता है, मशीनों का प्रयोग कम होता है। क्लियर है। बहोसी पक्षी विहार भी कन्नौज में, वेरी गुड। लाख बहोसी उसे बोलते हैं। हमने कहा लाख, लाख बहुत बड़ी बात होती है, तो हमने कहा लाख से याद रखिए, लाख बहोसी ये आपके कन्नौज में है जो कि सबसे बड़ा आपका पक्षी विहार है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, देखो मुरादाबाद दिया है, मुरादाबाद जब भी जाना तो याद रखिए पीतल के सामान लेकर आना, है ना। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है ए नंबर है, मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है, विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखा जाए तो पीतल के बर्तन अपने भारत के बाद ये अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य यूरोप, एशिया जैसे देशों में जाता है। अच्छा इसको और क्या नाम देते हैं भैया? हमने कहा सर इसको पीतल नगरी भी कहते हैं। पीतल को एक शब्द बोला जाता है ब्रास, क्या बोलते हैं? ब्रास कहते हैं, तो इसको ब्रास सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या? ब्रास सिटी के नाम से भी जानते हैं। पीतल नगरी तो लिखा है, तो पीतल नगरी के रूप में भी आपको जाना जाता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में से सीमाएं साझा करता है? तो भैया उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ये है नेपाल। नेपाल की अगर हम बात कर लें तो भैया आप कहेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि आपकी उत्तर प्रदेश से आपकी लगती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से इसकी भी सीमा आपकी लगी हुई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? चलिए मुरादाबाद चलिए देखो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग ये तो आपका है। यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर जी इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर 7.3% है ना। आप कहेंगे सर जी उत्तर प्रदेश का देश के कुल क्षेत्रफल का दिया है, भारत विश्व की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है भारत के क्षेत्रफल का, और भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से आपका 7.3 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि भैया भारत का क्षेत्रफल कितना है। आप कहेंगे सर जी 32,87,263 है ना, ये वर्ग किलोमीटर ऐसे आपका है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कितना है? हमने कहा 243 है ना, और 290 लगभग आपको ऐसे बताया था, 243, 240 ऐसे 290 लगभग आपका है, तो लगभग भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर पोटास की कमी जो आपकी है ऐसे क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों आपका जैसे जौनपुर आपका है ना, जौनपुर है। पौधे का एक विकार होता है जो हल्की रेतीली मिट्टी पर आपका सबसे आम बात हो जाती है ना। जैसे आप जौनपुर जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, महोबा जिले जाएंगे तो वहां पर देखने को आपको मिलेगी ये मिट्टी जिसमें पोटास की कमी होती है। बाकी एक शब्द आपका होता है खादर होता है, और एक होता है बांगर होता है। तो भैया आपको बता दें कि खादर मतलब होता है जो हर साल लगभग मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है वो आपकी खादर होती है, नवीन होती, जलोढ़ होती है। बाकी बांगर भी नदियां हैं। आज की नदियां हमारे सामने अलग दिख रही हैं, पहले की नदियां कुछ अलग दिख रही थी। पहले की नदियां क्या थी कि मिट्टी को गाद के रूप में बहा कर लाती थी, धीरे धीरे इकट्ठा करती थी। तो अब नदियां सक्रिय हो गई हैं, तो पहले दूर तक पानी जाता था, अब वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो ऐसे एरिया में क्या है, बंजर एरिया हो गया, जहां उपजाऊ नहीं है, तो उसको बांगर कहते हैं। और आज भी जहां पर पानी पहुंच जाता है, बाढ़ का पानी आ जाता है, वो खादर होता है। क्लियर है? बाढ़ का पानी यहां भी जाता था बांगर में, लेकिन अब की नदियां वहां तक पानी नहीं ले जा पा रही हैं। ये चीजें आपको ज्योग्राफी में बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, नोट्स आपकी कंप्लीट की जा रही है। ज्योग्राफी में इतने बेहतर तरीके से आपको
बिल्कुल चित्र के माध्यम से दिखाकर पढ़ाएंगे, है ना, बिल्कुल दिमाग में छपता चला जाएगा ज्योग्राफी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा वीआईपी क्वेश्चन में आपका रखा जाता है, जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र आपका है। देखिए 45 नंबर में आप कहेंगे सर जी ये आपका जो महोबा है ना, महोबा। अब देखिए महोबा की बात करते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में जब नीचे वाले एरिया में जाओ, इस वाले नीचे में, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश का ऊपर वाला है, तो ये नीचे वाला एरिया पहाड़ी क्षेत्र में आता है थोड़ा सा, है ना, पहाड़ी क्षेत्र में आता है। तो जैसे हमने महोबा, चित्रकूट, आप नाम सुना कि महोबा की गाड़ी चित्रकूट होते हुए झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर। तो भैया आप कहेंगे महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर ये शामिल हैं, जो कि आपकी किस्में तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 जिले चित्रकूट डिवीजन में आ जाते हैं और 4 जिले बुंदेलखंड में चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। जब ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिल रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर जी हमको आज ये बता दीजिए कि जो 7 जिले हैं वो आपके हैं कौन, ताकि याद कर लें। देखिए जो आपका महाराजगंज आपका है ये आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बाकी 7 जिलों में देखिए हमने कहा कि सब्जी आप पीलीभीत नाम सुने होंगे, पीलीभीत। तो भैया जो पीलीभीत आपका है ये भी जुड़ा है। लखीमपुर खीरी आपने नाम सुना हुआ, लखीमपुर खीरी ये भी जुड़ा है। बहराइच आपका हो जाएगा श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये जो आपके हैं लगभग 600 किलोमीटर लगभग सीमा आपके नेपाल के साथ साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पीतल नगरी दिया गया है और पीतल नगरी की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर पीतल नगरी या ब्रास नगरी, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ये आपका मुरादाबाद आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। 2 और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भैया फिरोजाबाद जो कि बहुत हाईलाइट रहता है, फिरोजाबाद जो कि देखा जाए लगभग 200 अधिक वर्षों से यहाँ पर कांच का काम हो रहा है। कांच से बनी हुई वस्तुएं जैसे आपकी हैं, जिनमें से चूड़ियां जो आपकी हैं भैया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है कांच की नगरी, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है, कांच की चूड़ी यहाँ पर जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमें उत्तर प्रदेश की बात करना है, जब भारत की बात करें तो भारत की बात करना है। हमने कहा सर बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो आप कहेंगे सर ये लंबी है शारदा नहर, है ना। क्योंकि भैया जब भारत में आती है तो हम लोग इंदिरा गांधी की बात करते हैं। बहुत कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम यूपी जीके को इतना रट्टा मार लिए, इतना रट्टा मार लिए, इतना रट्टा मार लिए कि जब ज्योग्राफी में बात करते हैं भारत में तो दिमाग आ जाता है पूरा पूरा ज्योग्राफी कहाँ पर, यूपी के। ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा होता है जैसे हम आपको भारत के यूपी की जीके पढ़ा रहे हैं, तो यूपी जीके जब आपको रट जाती है, जब आपको भारत में जब भारत में ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो यही पढ़ा था, तो आप भारत के नहीं आप यूपी के बताने लगेंगे। तो याद रखिए अगर पूछा है उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में आपकी शारदा है, भारत में होता तो इंदिरा हो जाता। क्लियर है। जय भीम भैया, जय भीम। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर जो आपकी सबसे अधिक है वो आपकी है किसमें से। तो भैया साक्षरता दर कहाँ पर होगी। हमने कहा सर जी गौतम बुद्ध। ऐसे याद रखिए जो बुद्ध भगवान थे बड़े ज्ञानी थे। बुद्ध भगवान ऐसे ही भगवान नहीं बोला गया है, बुद्ध जो आपके थे ज्ञानी थे, और ज्ञानी है तो कहेंगे ये सबको सलाह के दे के गए थे पढ़ाई ही जीवन में जो आपकी शिक्षा है, ये शिक्षा ही जीवन का उद्धार है। याद रखिएगा जीवन में या तो राजनीति में आप कदम रख लीजिए, अपने सपनों को साकार कर पाओगे, या तो अपनी पढ़ाई को इतने स्ट्रांग कर दीजिए कि आपके सपने 2 ही चीज पूरा कर सकते हैं। हमने बताया या तो पॉलिटिक्स में चले जाइए आपके सपने साकार हो जाएंगे, या तो पढ़ाई इतनी मन से कर लीजिए कि आपके सपने साकार हो सकते हैं। 2 ही ऐसी चीज आपकी है। अभी तक हमने जो देखा अपने हिसाब से, या तो आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी पहले से हो तो भाई एक कंपनी खोल लीजिए, कंपनी खोलने के बाद आपके पास हो सकता है। बाकी याद रखिए एजुकेशन जो आपका होता है सबसे बेस्ट होता है, ना कोई पैसा ना लोड ना कुछ, है ना। एक बार पढ़ाई कर लिया जीवन भर बैठे बैठे आप खाएंगे, ठीक है ना। राजनीति में तो झूठ बोलना पड़ेगा, क्यों भैया, राजनीति करेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, लोगों की बददुआएं लगेंगी। लेकिन अगर आपने पढ़ाई के माध्यम से पैसा कमाया है तो लोगों की हमेशा क्या होगा, आपकी जय जयकार होगी। देखो दिया उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल तो हमारे हिसाब से आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो कौन सा है, पलाश है। पलाश को हम लोग क्या बोलते हैं, पलाश को बोलते हैं बुटिया। क्या बोलते हैं, बुटिया मोनिस्पर्मा बोलते हैं, है ना। या पलाश को हम लोग और भी कहते हैं ढाक भी कहा जाता है, इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। ये जो आपका पलाश है ना वो इतना बड़ा फूल होता है, इतना बड़ा फूल होता है, इतना बड़ा फूल लिखता है ना, काफी बड़ा सा होता है, लाल लाल होता है।
और अगर जंगल में ये लगा होता है तो ऐसा लग रहा है जैसे आग निकल रही हो या आग वहां पर जल रही है, इसलिए इसे जंगल की आग भी कहते हैं। बस्टर्ड टीक के रूप में भी जानते हैं, इसको ढाक के नाम से जानते हैं, इसको पलाश के नाम से जानते हैं। ये उष्णकटिबंधीय हिस्सों में ये पौधा देखने को मिलता है। कहां पर? उष्णकटिबंधीय हिस्सों में पौधा मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अर्थात जो आपका भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण को सृजित किया गया था, ये कब किया गया था? देखिए यहां पर जो आपका आंसर है 52 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा 1977। क्या हो जाएगा? 1977 यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। और यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भैया जो आपका एनसीआर के रूप में 23वां जिला शामिल किया गया था, वो भी हमने कहा है कि भैया आपके किस जिलों को शामिल किया गया था। 53 को ऑप्शन देना है और इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 53 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका शामली। उत्तर प्रदेश का ये 8वां जिला है और यहाँ पर देखा जाए जो आपके एनसीआर के अंतर्गत देखा जाए तो 23 जिले आपके हैं, जिनमें से यहाँ पर 23वां जिला ये आपका उत्तर प्रदेश का 8वां जिला के रूप में ये शामली को शामिल किया गया था। क्लियर हो गया है ना? और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में या निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? अभी अभी हमने क्वेश्चन बताया था ना कि भैया 7 जिले आपके आते हैं, 7 जिले आते हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े हैं। ये 7 जीवन में भूलना नहीं, क्योंकि 7 से बहुत चीजें आपकी निकल के आती हैं। साथ नहीं छोड़ना है। 7 महाद्वीप होते हैं, पीएचमान मिट्टी का भी साथ होता है ना भैया। नमक जो होता है साथ होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके 7 जिले आपके उत्तर प्रदेश के नेपाल के भी साथ हैं। 7 जिले भी और भी आपके यहाँ पर स्पर्श करते हैं, आपके देखिए बुंदेलखंड में भी साथ हैं। 7 का जो मैचिंग है बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं 7 से, ठीक है ना, इसलिए साथ ही साथ होता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अभी हमने बताया था ऑप्शन नंबर आपके बनेगा यहाँ पर जो महोबा है। हमने कहा सर 7 जिलों में से चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर ये आपके आते हैं, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सर उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य किया गया था? भैया हिंदी जो आपकी है, हिंदी को जो आपका कानूनी तौर पर शुरुआत कर दी गई थी, ये कब से शुरुआत की गई थी बताना है। आप कहेंगे सर 1968। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। 1968 के अंतर्गत देखा जाए एक आधिकारिक भाषा संकल्प था, जिसमें सभी आधिकारिक कार्यों को यहाँ पर देखा जाए बाध्यकारी बनाया गया कि हिंदी का ही प्रयोग आपको करना है। दूसरी जो आपकी भाषा आई आपके आंसर जी 1989 में, जो कि आपकी कौन थी? उर्दू थी, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में जो रंग होते हैं वो आपके कौन होते हैं? उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में जो रंग होते हैं, एक तो लाल होता है, बाकी दूसरा क्या होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में कौन से 2 रंग होते हैं, इसको जवाब आपको देना है। बाकी अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहेगा। बाकी हमने बताया है कि जब आप लोग मेहनत कर रहे होते हैं तो लाइक शेयर तो बहुत छोटी बात हो जाती है। ये आपका प्यार, ये सपोर्ट होता है कि आप लोग कितना लाइक शेयर करते हैं, ये सपोर्ट आपका होता है। बाकी हमने बताया है कि उससे हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बस ये आपका सपोर्ट होता है। उससे लगता है कि इस वीडियो में हमने कंटेंट दिया है और इस कंटेंट में आपका सपोर्ट भी मिला है, बस इसलिए आपका होता है, ठीक है।